हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का सुनो कहानी सीज़न 1 में, जिसमें आज हम सुनने वाले हैं स्टोरी नंबर 2। और सेशन के 3 रूल्स याद है ना आप सभी को। नंबर 1, हमें कहानी को सुनना है, देखना नहीं है। इसका मतलब आप लोग अपनी स्क्रीन्स की तरफ नहीं देखेंगे। एक बार देखना पड़ सकता है जब मैं आपको बताऊंगी तब। दूसरा, आपको अपनी स्क्रीन से दूर बैठना है ताकि उसकी वाइब्रेशंस का बैड इफेक्ट आपके ऊपर ना पड़े। और तीसरा, आपको यूज़ करनी है अपनी इमेजिनेशन पावर ताकि आपका कंसंट्रेशन और इम्प्रूव हो सके। गुड, तो चलिए फिर हम शुरू करते हैं स्टोरी नंबर 2। और हाँ, याद है ना आपको कि हमें स्टोरी का नाम गेस करना है और अगर हो सके तो उसके राइटर का नाम भी। ठीक है, तो ये कहानी है एक 12 साल की बच्ची की जिसका नाम था अनुष्का। अनुष्का 7th क्लास में पढ़ती थी और अपने मम्मी पापा के साथ एक सिटी में रहती थी। अनुष्का की मम्मी बैंक में ऑफिसर थी और उसके पापा एक डॉक्टर थे। उन तीनों का रूटीन बहुत ही सेट था। सुबह सुबह अनुष्का की मम्मी तीनों के लिए ब्रेकफास्ट लंच बनाती थी। फिर तीनों ब्रेकफास्ट करने के बाद अपना अपना लंच लेकर अपने अपने काम पर चले जाते थे। जैसे कि अनुष्का स्कूल चली जाती थी, उसकी मम्मी बैंक चली जाती थी और उसके पापा ऑब्वियसली हॉस्पिटल चले जाते थे। तो अनुष्का पढ़ती थी केंद्रीय विद्यालय में। यस, अनुष्का जब घर आती थी तो उसकी मम्मी और पापा दोनों ही लंच टाइम पर घर आते थे। तीनों एक साथ लंच करते थे और उसके बाद अनुष्का की मम्मी फिर से बैंक चली जाती थी। जब अनुष्का की मम्मी वापस आती थी तब उसके पापा फिर हॉस्पिटल जाते थे और अधिकतर रात को लेट आते थे। ये डिपेंड करता था कि हॉस्पिटल में कितने पेशेंट्स हैं। तो इस तरीके से उनकी लाइफ विद सेट रूटीन चल रही थी। तो बात उस दिन की है जब अनुष्का का रिजल्ट आने वाला था। यस, तो वो रिजल्ट डे था और अनुष्का दोनों हाथ जोड़कर भगवान से प्रे कर रही थी, गॉड प्लीज़ अच्छे मार्क्स देना, गॉड प्लीज़ अच्छा रैंक देना, गॉड प्लीज़ अच्छा रैंक देना। तो ये जिस वक्त की कहानी है, उस वक्त केंद्रीय विद्यालय में रिपोर्ट कार्ड्स में बच्चे की रैंक लिखी होती थी कि क्लास में उसके मार्क्स के बेसिस पर उसकी क्या रैंक है। तो जब उसने फिंगर्स क्रॉस करके अपनी रिपोर्ट कार्ड खोली तो उसमें उसकी रैंक लिखी हुई थी 10, यानी कि 10th रैंक। पापा तो खुश नहीं होंगे इससे। चलो, इट्स ओके। उसके फ्रेंड्स भी आकर उससे पूछने लगे। उसी के ग्रुप में जो उसकी फ्रेंड थी वो फर्स्ट रैंक पर थी और वो बहुत खुश लग रही थी। अनुष्का को थोड़ा बुरा लग रहा था, बट इट्स ओके, अब क्या हो सकता था, कोई बात नहीं, अगली बार वो और मेहनत करेगी। अब थोड़ी देर तो रिजल्ट की बातें होती रही। उसके बाद सब बच्चे आपस में बात करने लगे कि गर्मी की छुट्टियों में कौन कौन कहाँ कहाँ जाने वाला है। अनुष्का को तो पता ही था कि उसे कहाँ जाना है, क्योंकि हर गर्मी की छुट्टियों में उसके मम्मी पापा एक फिक्स जगह थी जहाँ पर वो रिजॉर्ट में रूम बुक कराते थे और 2 या 3 हफ्ते के लिए उसके मम्मी पापा छुट्टी लेकर उसके साथ वहाँ जाते थे और खूब खूब मस्ती करते थे। तभी स्कूल की बस आ जाती है और अनुष्का घर जाने के लिए बस में बैठ जाती है। बस में बैठे बैठे वो वैसे ही सोचने लगती है कि हर बार की तरह इस बार भी जब वो घूमने जाएंगे तो वो फिर से अपने पापा और मम्मी के साथ खूब मस्ती करेगी और वहां से वापस आने के बाद अपने समर कैंप में जाएगी, जहां पर वो बहुत सारी तरह की एक्टिविटीज करेगी और नई नई चीजें सीखेगी। अनुष्का की मम्मी पापा यानी कि अनुष्का के नाना नानी भी एक सिटी में रहते थे, पर क्योंकि वहां गर्मियों के मौसम में बहुत बहुत गर्मी रहती थी, इसलिए वो गर्मियों की छुट्टियों में वहां नहीं जाते थे। हाँ, दिवाली की छुट्टियों में वो अपनी मम्मी के साथ वहां जरूर जाती थी, पर वहां उसे कुछ खास मजा नहीं आता था। और अनुष्का के दादा दादी एक गांव में रहते थे। वो उसके घर से थोड़ी दूर था, यानी कि 3-4 घंटे कार में लगते थे और वो उसके दादा दादी के घर पहुंच जाते थे। वहां जाना अनुष्का को अच्छा लगता था क्योंकि वहां खूब बड़े बड़े खेत, मैदान, गाय, बकरी, मुर्गी, खूब सारे फल, नदी, पहाड़, बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो अनुष्का एंजॉय कर सकती थी। तो अब जैसे ही बस का हॉर्न बजा
तो अनुष्का ने देखा कि वो घर पहुंच चुकी है, तो वो बस से उतरी और जैसे ही वो घर गई तो उसने देखा, अरे मम्मी आज आप ऑफिस से जल्दी कैसे आ गई? तो मम्मी ने कोई जवाब नहीं दिया और जब अनुष्का चेंज करके बाहर आई तो मम्मी ने उसे बताया कि इस बार वो समर वेकेशंस में वहां नहीं जा सकते जहां वो हर बार जाया करते थे, क्योंकि इस बार उसकी मम्मी को एक 6 वीक्स की ट्रेनिंग पर जाना था जिसे वो अवॉइड नहीं कर सकती थी। मतलब उसकी मम्मी को ट्रेनिंग पर जाना बहुत बहुत ज़रूरी था, इसलिए वो इस बार छुट्टी नहीं ले सकती थी। तो अनुष्का के पापा भी जब ऑफिस से हॉस्पिटल से घर आए तो उसकी मम्मी उसके पापा के साथ बात करने लगी इस बारे में कि अब जब वो लोग घूमने नहीं जा सकते तो 6 हफ्ते के लिए अनुष्का को कहाँ छोड़ा जा सकता है। उसके मम्मी पापा आपस में बात करने लगे। कभी वो सोचने लगे कि उसे नाना नानी के घर छोड़ दिया जाए, पर वहाँ बहुत गर्मी होती है। फिर उसके पापा ने बोला कि उसे उनके एक फ्रेंड के घर छोड़ दिया जाए, तो मम्मी ने बोला कि नहीं, ये तो अच्छी बात नहीं है, किसी के घर इतने दिन तो नहीं छोड़ना चाहिए। फिर अनुष्का के पापा ने उसके दादा दादी को फ़ोन किया और उनसे पूछा कि क्या वे 6 वीक्स के लिए उनके घर आ सकते हैं। तो उसके दादाजी ने यह कहकर मना कर दिया कि उनके गांव में एक शादी है जिसमें उन्हें बहुत काम करना है और उसके अलावा उनके इतने जानवर हैं, फिर उनके आम के पेड़ में आम पक चुके हैं, उनके आम की फसल पक चुकी है और उसके अलावा ऐसे बहुत सारे काम जिसको छोड़कर वो नहीं आ सकते थे। पर उन्होंने ये कहा कि क्यों नहीं अनुष्का को आप यहाँ छोड़कर जाते। तो जब मम्मी पापा ने सोचा तो उन्हें ये आइडिया भी बुरा नहीं लगा। उन्होंने सोचा हाँ अच्छी बात है। तो उन्होंने अनुष्का से पूछा, अनुष्का क्या आप 6 वीक्स के लिए अपने दादा दादी के घर जाना पसंद करोगी? तो अनुष्का को तो वहाँ बहुत मज़ा आता था, तो उसने झट से हाँ कह दी। अब वो बहुत एक्साइटेड थी कि वो पहली बार इतने लंबे टाइम के लिए अपने दादा दादी के घर जाएगी, वो भी अकेले रहने। यानी कि हर बार वो अपने मम्मी पापा के साथ जाती थी, पर इस बार उसे वहाँ अकेले रहना था। तो फिर भी उसने सोचा कि बेटर ऑप्शन है और उसने हाँ कर दिया। तो अगले दिन उसकी मम्मी ने उसका सारा सामान रेडी कर दिया, उसे सब बातें समझा दी और उसके बाद मम्मी अपनी ट्रेनिंग के लिए चली गई और उसके पापा गाड़ी में उसे छोड़ने के लिए चले गए। तो जब वहाँ पहुँचे उसके दादा दादी के अलावा गांव के और बहुत सारे लोग वहाँ पर इकट्ठे थे, क्योंकि उन लोगों को पता था कि अनुष्का के पापा डॉक्टर हैं। तो इसलिए कुछ लोग तो अपने बीमारियों के बारे में पूछने के लिए भी आए हुए थे। तो गांव में जाकर अनुष्का और उसके पापा और उनके एक फ्रेंड, उनका बहुत अच्छा स्वागत हुआ, बहुत अच्छा खाना खिलाया। उसके बाद अगले दिन जब लंच के बाद अनुष्का के पापा जाने लगे तो अनुष्का को उस वक्त थोड़ा सा बुरा लग रहा था, पर उसकी दादी ने उसका ध्यान कहीं और भटका दिया और फिर उसके पापा चले गए। अब अनुष्का अपने दादा दादी के साथ टाइम स्पेंड करने लगी। वो उनका रूटीन देखती थी, उसे बहुत अच्छा लगता था। वे लोग सुबह जल्दी उठ जाते थे, एक्सरसाइज करते थे। उसके बाद वो अपने दादाजी खेतों में काम करने चले जाते थे और दादी घर के काम करती रहती थी। और उसकी दादी गांव की और औरतों के साथ मिलकर पापड़ भी बनाती थी। तो एक दिन रात के वक्त जब अनुष्का सोने के लिए गई तो उसने अपनी दादी से बोला कि दादी क्या आप मुझे एक कहानी सुना देंगी? तो उसकी दादी ने उसे बोला हाँ बेटा बिल्कुल सुना दूंगी। और उसकी दादी ने उसे कहानी सुनानी शुरू की। उन्होंने उसे कहानी सुनाई कि एक बार एक राजा था जो एक जंगल में शिकार करने के लिए गया अपने सैनिकों के साथ, और बहुत आगे निकलने पर वो अपने सैनिकों से अलग हो गया और रास्ता भटक गया। अब रास्ता भटकने के बाद और अलग होने के बाद पहले तो उसने रास्ता ढूंढने की कोशिश की, पर जब वो थक गया तो वह एक पेड़ के नीचे रुक गया। जब रात हुई तो उसने देखा कि आसमान से 7 परियां उतरकर आई और जैसे ही वो जमीन पर उतरी वहां पर एक बहुत बड़ा कुआं, स्टेप वेल बन गया और वो 7 परियां उस स्टेप वेल के अंदर चली गई। राजा को बहुत हैरानी हुई। उसने चुपके झांक कर स्टेप वेल के अंदर देखा तो उसने देखा कि वहां 7 अलग अलग तरह के शिव जी के मंदिर थे जहां पर वो परियां पूजा कर रही थी और वहीं पर एक पानी का झरना था छोटा सा, जहां से वे लोग पानी पी रहे थे।
थोड़ी देर के बाद जब उनकी पूजा खत्म हो गई तो सातों परियां फिर से वापस आई और आसमान में चली गई और उनके जाते ही धरती फिर से पहले जैसी हो गई, यानी कि वो स्टेपवेल कहीं गायब हो गया। तो अब यहाँ मैं आपको एक बार स्क्रीन देखने के लिए बोलूंगी, क्योंकि यहाँ मैं आपको एक पिक्चर दिखाऊंगी स्टेपवेल की। हाँ, क्योंकि पिक्चर देखने से आपको बहुत अच्छे से पता चल जाएगा कि स्टेपवेल क्या होता है। पुराने समय में बहुत सारे स्टेपवेल्स राजा के द्वारा बनाए जाते थे, जहाँ पर पानी जो कि जमीन के अंदर से निकलता था उसको स्टोर किया जाता था और फिर उसे ताकि लोग आसानी से यूज कर सकें। और स्टेप का मतलब सीढ़ी, वेल का मतलब कुआं, यानी कि सीढ़ियों से उतरकर नीचे जाने वाला कुआं इसलिए बनाया जाता था ताकि नीचे जाने में आसानी हो और वहां से पानी भरकर लाने में भी आसानी हो। तो ये फोटो है स्टेपवेल की। अलग अलग तरह के अलग अलग साइज के स्टेपवेल्स बनाए जाते थे। ठीक है, तो अब फिर से फोकस करते हैं स्टोरी सुनने पर। तो जब राजा ने देखा कि परियों के जाने के बाद वो स्टेपवेल गायब हो गया तो उसे बहुत हैरानी हुई। उसने सोचा कि मुझे इसके बारे में पता करना चाहिए। तो थोड़ी देर के बाद जब राजा के सैनिक वापस आए तो उन्होंने राजा को बोला कि चलिए महाराज, अब हम वापस चलते हैं। लेकिन राजा के मन में बहुत क्यूरियोसिटी थी कि ये स्टेपवेल कहाँ से आया, कहाँ गायब हो गया, मुझे तो जानना है। इसलिए उसने अपने सैनिकों से कहा, नहीं, तुम घर चले जाओ, मैं यहीं रुकूंगा 2-3 दिन के लिए। तुम मुझे खाने पीने का सामान दे दो, 2 दिन के बाद मैं यहाँ से वापस आऊंगा। तो सैनिकों ने सामान दे दिया राजा को और राजा वहीं रहने लगा, क्योंकि उसे लग रहा था कि अगले दिन, अगली रात को भी परियां वहां फिर से आएंगी। जब अगली रात हुई, राजा ने छुप के देखा, कोई भी नहीं आया। तो राजा ने सोचा, हो सकता है परियां एक दिन छोड़ कर आती हो। वो एक दिन और वहां रहा, उस रात भी कोई नहीं आया। तो राजा ने सोचा कि ऐसा हो सकता है कि जब पूरे चांद की रात होती है, यानी कि फुल मून नाइट होती है, तभी वो नीचे आती है। इसलिए राजा वापस अपने महल में चला गया और जब दोबारा से फुल मून नाइट आई तब राजा फिर से वहां गया और छुपकर देखने लगा। अब जब परियां आई और स्टेपवेल में नीचे गई तब तो राजा ने उन्हें डिस्टर्ब नहीं किया, लेकिन जैसे ही वो परियां पूजा करके वापस आई तो राजा ने उन्हें रोका और उनके सामने हाथ जोड़कर उनसे ये प्रे किया कि आप प्लीज इस स्टेपवेल को बंद मत कीजिए, क्योंकि मैंने देखा है कि यहाँ शिव जी के 7 मंदिर हैं और मैं चाहता हूँ कि मेरे राज्य के लोग भी इस स्टेपवेल को यूज करें, वो भी यहाँ आकर शिव जी की पूजा करें। और ये जो पानी है, अगर आप परमिशन दें तो मेरे राज्य के लोग भी इस पानी को पी सकें। पहले तो परियों को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने मना किया, पर बाद में जब राजा ने बार बार उनसे रिक्वेस्ट की तो उन परियों ने राजा से कहा, अच्छा ठीक है, हम आपको परमिशन दे सकते हैं और हम इस स्टेपवेल को बंद नहीं करेंगे, पर हमारी कुछ कंडीशंस हैं। वो कंडीशंस ये हैं कि इस स्टेपवेल के अंदर जाने से पहले आपको नहाना होगा, अपने पैर धोने होंगे और फिर आप इसके अंदर पूजा करने के लिए जा सकते हो। और इसके अंदर जो पानी है उसे आप सिर्फ और सिर्फ पीने के लिए यूज करोगे, उसे गंदा नहीं करोगे। और एक व्यक्ति, एक इंसान एक बार में सिर्फ एक ही लोटा पानी इसमें से ले सकता है। और उसके अलावा जब भी फुल मून नाइट आएगी तब यहाँ कोई नहीं आएगा, क्योंकि तब हम यहाँ पूजा करने के लिए आएंगे। तो राजा ने उनकी सारी कंडीशंस मान ली और परियों ने उस स्टेपवेल को वैसा ही छोड़ दिया और वहां से चली गई। अब राजा जल्दी से अपने महल में वापस गया और उसने वहां सब लोगों को बताया कि
एक स्टेपवेल बहुत ही सुंदर, जिसमें 7 शिव जी के मंदिर हैं और बहुत ही मीठा पानी है। वहां पर सब कोई जा सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, और उसने सारी कंडीशंस उनको बता दी। तो सब लोग वहां जाने लगे। उसके बाद कुछ समय के बाद जब राजा की शादी हुई तो राजा की रानी को भी इस बारे में पता चला। वो भी राजा के साथ वहां जाती थी, पर उसे एक बात बड़ा परेशान करती थी कि हम लोग इन परियों की बातें क्यों मानते हैं। उसे हमेशा ये लगता था कि मुझे किसी दिन फुल मून नाइट में भी वहां जाना चाहिए। आखिर मैं यहाँ की रानी हूँ, मेरी मर्जी चलनी चाहिए, यहाँ किसी और की नहीं। तो एक बार जब फुल मून नाइट को राजा शिकार पर गए हुए थे तो रानी ने चुपके से वहां जाने के बारे में सोचा और वो वहां चली गई। और उसने कुछ सोचा हुआ था कि वो वहां बिना नहाए बिना पैर धोए ऐसे ही चली जाएगी। तो जब वो वहां पहुंची उसने देखा कि स्टेपवेल में 7 परियां पूजा कर रही हैं। क्योंकि रानी को अपने ऊपर बहुत घमंड था, इसलिए वो ऐसे ही स्टेपवेल के अंदर चली गई। जब परियों ने देखा कि ये कौन आया है तो उन्हें बहुत गुस्सा आया। जब परियों ने देखा कि उनके अलावा भी वहां कोई है तो उन्हें बहुत गुस्सा आया और उन्होंने रानी से पूछा, आप कौन है और आप यहाँ कैसे आई हैं? आपको पता नहीं है कि आज यहाँ आना मना है? तो रानी ने गुस्से में जवाब दिया, तुम कौन होती हो मुझे मना करने वाली? तुम्हें पता नहीं है मैं कौन हूँ? मैं यहाँ की रानी हूँ और मुझे कोई नहीं बताएगा कि मैं कहाँ कब जाऊं और कब नहीं। ये मेरा राज्य है और मैं जब चाहूं यहाँ आ सकती हूँ। तो उन परियों को उसके इस जवाब से बहुत बहुत गुस्सा आया और उन्होंने बोला, अच्छा तो आप जानती नहीं है कि इसका अंजाम क्या होगा? रानी ने और गुस्से में जवाब दिया, अरे ठीक है, जो भी होगा देखी जाएगी, यही तो मैं देखना चाहती हूँ कि क्या होगा। और जब उसने परियों की बात नहीं मानी और उन्हें इस तरीके से जवाब दिया तो परियों को बहुत गुस्सा आया और वो गुस्से में वहां से चली गई। उनके जाते ही वहां भूकंप जैसा आने लगा और सब कुछ इधर उधर गिरने लगा। ऊपर से पत्थर गिरने लगे, तेज हवा चलने लगी, बारिश होने लगी। रानी बहुत मुश्किल से स्टेपवेल से बाहर निकली और जब तक वो बाहर निकली तब तक वो स्टेपवेल पूरा का पूरा पत्थर, मिट्टी और पानी से भर चुका था। और रानी जब किसी तरह मुश्किल से अपने महल पहुंची तो वहां भी उसने देखा कि तूफान और भूकंप से सब कुछ तहस नहस हो चुका था। सब घर गिर चुके थे, लोग परेशान थे, महल गिर चुका था, सब कुछ टूट फूट चुका था। तब रानी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसे बहुत पछतावा हुआ कि उसने परियों की बात, राजा की बात और परियों की बात क्यों नहीं मानी। और तो और राजा भी वहां वापस नहीं आया, तो रानी भी भटकते भटकते पता नहीं कहां गुम हो गई। तो ये कहानी जब अनुष्का ने सुनी तो उसने अपनी दादी से पूछा कि दादी, क्या वो स्टेपवेल सच में अभी भी हो सकता है? तो दादी ने कहा, पता नहीं बेटा, ये कहानी तो मैंने भी सुनी है, सुनी सुनाई कहानी है, अब इस कहानी में कितना सच है क्या पता। और फिर अनुष्का सो गई। तो बच्चों, ये था स्टोरी नंबर 2 का पार्ट 1। यस, नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट सेशन में हम लोग कंप्लीट करेंगे होपफुली। तब तक आप स्टेपवेल के बारे में और जानकारी ले सकते हैं, स्टोरी का नाम सोच सकते हैं, राइटर का नाम भी ढूंढने की कोशिश कर सकते हैं, और अगर आपकी ड्राइंग बहुत अच्छी है, नहीं भी है, तो भी आप स्टेपवेल को बनाने की कोशिश कर सकते हैं। और हाँ बच्चों, जाते जाते मैं आपको एक चीज और बताना चाहती हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट। आजकल आपकी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, तो आपको क्योंकि बहुत देर स्क्रीन पर देखना पड़ता है, इसलिए आपकी हर क्लास के बाद एक छोटा सा काम आपको करना है। जैसे ही आपकी क्लास खत्म होती है, आपको कम से कम 10 बार ये काम करना है कि अपने दोनों हाथों को खूब जोर से रब करना है, इतनी जोर से रब करना है कि वो गर्म हो जाए, और जैसे ही वो गर्म हो उसे अपनी दोनों आंखों पर रखना है। इस तरीके से आपको हर क्लास के बाद कम से कम
10 बार और ज्यादा से ज्यादा 20-30 जितनी बार आपको अच्छा लगे करना है, क्योंकि जब आप ऐसे करेंगे तो आपकी आंखों को बहुत रिलैक्सेशन मिलेगा। और ये एक्सरसाइज आप अपने मम्मी पापा को या और किसी को भी बता सकते हैं जो लोग स्क्रीन को बहुत ज्यादा यूज करते हैं। तो आई होप कि आपको स्टोरी का पार्ट नंबर 1 पसंद आया होगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में जहां पर हम कंप्लीट करेंगे इस स्टोरी को। ओके, बाय बाय, थैंक यू।